नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। ज्ञानवापी पर फैसला आ चुका है। अब इंतजार धार की भोजशाला पर फैसले का है। ये वो भोजशाला जिसे छोटी अयोध्या भी कहा जाता है, सालों से विवाद बना हुआ है, जो अब तक हल नहीं हो सका। विवाद मंदिर और मस्जिद वाला है। जो अयोध्या में था, बस जगह का अंतर है। ये एक फैसले का नतीजा है जिससे विवाद का मसला खड़ा हो गया। लेकिन ज्ञानवापी पर फैसले के बाद अब धार के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही भोजशाला का हल निकलेगा। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या की कहानी पूरी। अब छोटी अयोध्या की बारी। एक फैसला, विवाद का मसला। धार की भोजशाला, क्या है विवाद? बसंत पंचमी पर क्यों होता है तनाव? धार की भोजशाला, कब खुलेगा ताला? धार की भोजशाला पर मंदिर और मजार की तलवार है। हिंदू पक्ष का अपना दावा है तो मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है। मामला अदालत में है और दोनों पक्षों की अपनी दलीलें हैं। फिलहाल भोजशाला में हिंदू पक्ष पूजा पाठ करता है तो मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ता है। लेकिन कई बार तनाव जैसी स्थिति भी बन जाती है। इस समय हम मौजूद है धार की भोजशाला में, जिसे दूसरी अयोध्या भी कहा जाता था। अयोध्या की तरह ही धार में भी भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के बीच में विवाद है। हिंदू पक्ष भोजशाला को अपने मानता है, वहीं मुस्लिम पक्ष भी अपना दावा करता है कि भोजशाला हमारी है। हालांकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और अभी किसी के भी पक्ष में फैसला नहीं आया है। लेकिन हम बताते हैं आपको कि धार की भोजशाला का आखिर विवाद क्या है। तो आइए चलते हमारे साथ धार की भोजशाला। सालों से विवाद है और विवाद के बीच हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों अपने अपने समय पर पूजा और नमाज पढ़ते हैं। भोजशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। मंगलवार के दिन हिंदू पूजा पाठ करते हैं तो वहीं शुक्रवार को मुसलमान नमाज अदा करते हैं। आप इसे भाईचारे की मिसाल भी कह सकते हैं, लेकिन कई बार तनाव जैसे हालात भी बन जाते हैं और तलवार की धार पर हक की बात आ जाती है। धार की भोजशाला में 1952 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने अपने एक्चुअल पोजीशन में लिया। उस वक्त हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों में ही इसकी प्रतिक्रिया हुई और 1952 से ही यहाँ पर भोज उत्सव मनना चालू हुआ और उसी साल से यहाँ पर उर्स का आयोजन भी शुरू हुआ। तब से अनेक विवाद होते रहे हैं। उसके बाद दोनों पक्ष कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन कोर्ट से अभी तक किसी के भी पक्ष या विपक्ष में कोई फैसला नहीं आया है। साधु संतों का कहना है कि ज्ञानवापी के बाद अब भोजशाला पर फैसला आएगा। भोजशाला में मां वाग देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित होगी। जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पूर्ण निष्कंटक रूप से, अबाध्य रूप से जो है स्वतंत्र हो गई। प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए। ज्ञानवापी भगवान विश्वनाथ, जो जगत के पूरे जगत के ही विश्वनाथ जीव मात्र की आत्मा है, उनका भी निर्णय आ चुका है लगभग। इसी प्रकार हमारी भोजशाला का आना चाहिए। भोजशाला जो विवाद का मसला है, उस पर फैसला फिलहाल बाकी है। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन फैसला अदालत करेगी। अब अदालत का फैसला क्या आता है, ये तो काल के गाल में ही छिपा है। धार से नवीन मेहर, न्यूज़ 18। दावों की लड़ाई जारी है। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, यह सवाल भी बड़ा है क्योंकि पूरा विवाद इसी से जुड़ा है। लेकिन इस विवाद का एक कारण और है, और वो कारण है साल 1935 में एक फैसला जिसने भोजशाला पर विवाद और तनाव पैदा कर दिया। आखिर साल 1935 में क्या फैसला हुआ था जिसके कारण यह सब हो रहा है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भोजशाला, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सरस्वती सदन है जिसकी स्थापना परमार वंश के राजा भोज ने की थी।
कहा जाता है कि यहाँ पढ़ाई होती थी। ये एक महाविद्यालय था जो बाद में भोजशाला के नाम से मशहूर हुआ। राजा भोज के शासनकाल में ही यहाँ मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसे हिंदू मंदिर भी मानते थे। 10वीं शताब्दी में महाराजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था और इसको संस्कृति और संस्कृत के पाठ के लिए कंठाभरम के नाम से इसको बनाया था। इसमें देश विदेश के बच्चे आकर संस्कृत भाषा की जानकारी प्राप्त करते थे और वो अपना ज्ञान फिर पूरे देश में फैलाते थे। जबकि एक दूसरे अन्य समुदाय का मानना है कि 13वीं शताब्दी में कमाल मौलाना ने इसका निर्माण करवाया था। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1875 में खुदाई के दौरान यहां मां बागेश्वरी की प्रतिमा मिली थी। 1880 में अंग्रेज इसे अपने साथ लेकर इंग्लैंड चले गए। विवाद की शुरुआत साल 1902 से होती है, जब मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के श्लोक खुदे हुए दिखे। 1909 में धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। विवाद का दूसरा पड़ाव 1935 में आया, जब धार स्टेट ने भोजशाला के परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। यही आदेश आगे चलकर विवाद का कारण बना। उसके बाद यहाँ पर सफाई में एक प्रतिमा निकली थी माँ वाग्देवी की, वो अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। इसके बाद यहाँ पर नमाज पढ़ने का क्रम 1935 में चालू हुआ है, जब धार रियासत में आनंदराव पवार चतुर्थ का राज था। उसके बाद इस संबंध में 2 बार न्यायालय में भी बात चले हैं। एक वाद अभी भी प्रचलित है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो नया वाद चल रहा है उसमें आर्कियोलॉजिकल विभाग को सर्वे का ऑर्डर जल्दी ही कोर्ट दे देगी। आजादी के बाद यह मुद्दा सियासी रंग में रंग गया। मंदिर में प्रवेश को लेकर हिंदुओं ने आंदोलन किया, जिसके बाद मसला अदालत तक पहुंच गया और अभी भी अदालत में विचाराधीन है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि राजवंश के काल में कुछ समय के लिए मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। उधर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो सालों से यहाँ पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं। हिंदू भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, तो मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। धार से नवीन मेहर, न्यूज़ 18। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। एमपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तत्काल सर्वे करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल सर्वे के निर्देश दिए हैं। बता दें, सर्वे के बाद कलेक्टरों को किसानों को राहत राशि देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम के निर्देश ये हैं कि तत्काल किसानों को राहत पहुंचाई जाए। ओलावृष्टि से प्रभावित कोई भी किसान सर्वे और राहत से नहीं छूटना चाहिए। 11 से 14 फरवरी के बीच कुछ जिलों में बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, जिससे भारी नुकसान हुआ और किसान मायूस हो गए, जिस वजह से अब जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सर्वे होगा। सर्वे के बाद जल्द से जल्द राहत किसानों को दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को राहत देने के लिए जल्द से जल्द सर्वे कराने के निर्देश। बिल्कुल, देखिए बीते दिनों जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कई जगहों पर ओलावृष्टि और जो बेमौसम बारिश की खबरें सामने आई और उसके बाद फसलों को जो नुकसान पहुंचा है, उसको देखते हुए सीएम मोहन यादव ने तत्काल प्रभाव से सर्वे कराने के जो निर्देश हैं वो जारी किए हैं। 11 से 14 फरवरी के बीच कई जिलों में ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, सतना, सिंगरौली, पन्ना, अनूपपुर और छतरपुर जैसे जो जिले शामिल थे और बहुत अधिक रकबे में जो नुकसान है वो पहुंचा है। ओलावृष्टि प्रभावितों को साल 2023-24 में बात करें तो सरकार ने 121 रुपए करोड़ की राशि जो है वो वितरित की है और आने वाले समय में भी अभी जो मौजूदा सर्वे कराया जा रहा है, अगर इसमें भी जो कुछ भी किसानों को नुकसान हुआ है उसकी तुरंत भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। सीएम ने किसानों को आश्वस्त किया है कि किसानों के साथ सरकार पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। जो बेमौसम जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, बरसात हुई है और जो मौसम की मार पड़ी है उससे किसानों को जो भी नुकसान हुआ है
किसानों को घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी भरपाई करेगी सरकार और आने वाले समय के लिए भी किसानों को जो भी मदद चाहिए होगी वो भी उपलब्ध कराने का काम किया ज्यादा जाएगा। दिन तक ये जो मायूसी है किसानों के चेहरों पर अब नहीं दिखेगी। जल्द सर्वे होगा, जल्द राहत दी जाएगी। बहुत शुक्रिया वासु, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे। भोपाल से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। सीनियर आईएएस अधिकारी पी नरहरि के फर्जी व्हाट्सएप चैट का ये पूरा मामला आपको बता दें। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंदौर से आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने मालिक रमनवीर अरोड़ा के कहने पर फर्जी स्क्रीनशॉट वायरल किए थे। साइबर क्राइम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को इंदौर के खजराना से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी रमनवीर सिंह अरोड़ा पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइएगा। निश्चित तौर पर देखिए, थोड़े दिन पहले सीनियर आईएएस अधिकारी पी नरहरि के फर्जी व्हाट्सएप चैट्स वायरल होने का जो मामला है वो सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी इंदौर से हुई है। ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद जावेद ने अपने मालिक के कहने पर फर्जी स्क्रीनशॉट वायरल किए थे। साइबर क्राइम की टीम ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंदौर में इस पूरे मोबाइल की जो लोकेशन है आरोपी की वो ट्रेस की गई और फिर वहां पर पुलिस ने जाकर घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा है। आरोपी को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है और इस पूरे मामले में अब जो आरोपी है उससे पूछताछ की जाएगी और इससे जो जुड़े हुए जो मुख्य आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी और इसके बाद जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। ये जो दावा है वो पुलिस की ओर से किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। धर्म की राजनीति और राजनीति में धर्म को शामिल करने से परहेज करने की बात तकरीबन सभी पार्टियां और उसके नेता करते हैं, लेकिन बमुश्किल ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता मिलेंगे जो इससे परहेज करते हो। 500 साल बाद अयोध्या हुई रामलला की वापसी को बीजेपी भुनाने में जुटी है और इसी के राज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पार्टी पूरे देश को भगवा भक्ति से सराबोर कर रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बीजेपी राममय है। पार्टी पूरे देश प्रदेश से रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अयोध्या भेज रही है। इसी कड़ी में रायपुर से श्रद्धालुओं के एक जत्थे को सीएम विष्णुदेव साय ने रवाना किया। दर्शन स्पेशल इस ट्रेन से करीब 1400 यात्री अयोध्या के लिए रवाना हुए। 1889 में 14 फरवरी के दिन ही रायपुर से बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ हुआ था और आज 14 फरवरी 2024 है और बसंत पंचमी का दिन है और ऐसे पावन अवसर में आज कुल 1344 राम भक्त छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं भगवान राम का दर्शन करने। स्टेशन पर अयोध्या दर्शन के लिए जा रही ट्रेन को रवाना करने के साथ ही सीएम साय ने कहा कि जो श्रद्धालु गए हैं वो पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। लगे हाथ सीएम साय ने कहा कि प्रदेश के इन श्रद्धालुओं में बीजेपी मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल हैं, लिहाजा पूरा मंत्रिमंडल मार्च में रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएगा। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे मंत्रिमंडल के साथ राम की शरण में जाने वाला छत्तीसगढ़ का पूरा कैबिनेट मर्यादा पुरुषोत्तम से क्या मांगेगा। हम लोग मार्च में जाएंगे, अभी विधानसभा चल रहा है इसलिए मार्च में जाएंगे और पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाएंगे। विपक्ष बोलने के लिए राम का राजनीति कर रहे राम नाम से। अब उनको तो विपक्ष का धर्म निभाना है तो बोलना उनकी मजबूरी है। श्रद्धालुओं को अयोध्या रवाना करने के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सीएम साय के साथ धर्मलाल कौशिक ने कहा कि रायपुर संभाग के श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ है। इसके बाद बिलासपुर की बारी है। पहले ट्रिप पे जो लोग गए हैं बहुत से लोगों का बधाई आया है, धन्यवाद आया है। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने पैसे से अलग से यदि जाते तो शायद इतनी व्यवस्था नहीं होती जितनी व्यवस्था इस ट्रेन में की गई है। तो मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज गए हैं रायपुर संभाग के लोग गए हैं और इसके बाद में 18 तारीख को बिलासपुर संभाग के लोग जाएंगे।
रामलला के दर्शन करने और कराने को आतुर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ही नहीं है, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी बीजेपी रामलला तीर्थ दर्शन योजना चला रही है, जिसके तहत प्रदेश के श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजकर दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर से श्रद्धालुओं को लेकर एक ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। आम चुनाव से पहले राममय हुई बीजेपी पूरे देश प्रदेश को राम भक्ति से सराबोर करने में जुटी है, इस उम्मीद के साथ कि जिसने भी राम का नाम लिया वो भव सागर से पार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायपुर में कंटेनर से गायों की तस्करी, जिसमें 13 मवेशियों की मौत का मामला विधानसभा में गूंजा, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा और हंगामा किया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा में गाय तस्करी को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। विधायक राम कुमार अग्रवाल ने इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि 100 गायों को कंटेनर से ले जाते हुए राजधानी रायपुर की सड़कों से देखा जा सका है। 13 गौ माता की हत्या कर दी गई। अब तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद की राजधानी में पहली घटना है। वहीं उमेश पटेल ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में गौठान की व्यवस्था बनाई थी तो सवाल उठाया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार के पास अब कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहीं विपक्ष की शोर शराबा करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने हिदायत दी और शांत रहने को कहा। हौसला बुलंद हो गई है और उनको सरकार का संरक्षण है। गौ तस्कर की हौसले इतने बुलंद हैं कि राजधानी की सड़कों से गौ तस्कर करते गुजर रहे हैं। 100 गौ माता कंटेनर के अंदर और 13 की हत्या कर दिया गया है, जिसमें सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्यजनक है। जब हमारे कार्यकाल में एक भी गाय की मौत होती थी तो पूरा विपक्षी दल विधानसभा को सर पे उठा लेता था। आज सुना है आमा नाका थाने में एक कंटेनर में 100 से भी अधिक गायों को पकड़ा गया है और उसमें से 13 गायों की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक न गृह मंत्री उसमें कुछ बयान दे रहे हैं, न उनके अन्य मंत्रीगण बयान दे रहे हैं। रायपुर में गौ तस्करी का मामला सामने आया। कंटेनर में करीब 100 गायों की तस्करी की जा रही थी। मंगलवार देर रात कंटेनर का पीछा कर नाके के पास इसे गौ रक्षकों ने पकड़ा। इसके बाद जमकर बवाल मचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 8 साल के मासूम बच्चे का अपहरण हुआ, लेकिन किडनैपर ने फिरौती नहीं मांगी। घर के बाहर से बच्चा अगवा हुआ था। आखिर ये किडनैपर कातिल कौन है? इस हत्यारे ने बच्चे को घुमाने के बहाने हत्या की साजिश रची थी। हत्यारा जब बेनकाब हुआ तो सब दंग रह गए। देखिए रिपोर्ट। आठ साल के मासूम का हुआ अपहरण। घर के बाहर से एक किडनैप हुआ बच्चा। न फिरौती न दहशत वाला कॉल, घुमाने का बहाना, कत्ल का प्लान। जंगल में मिली मासूम की लाश। इस जंगल में खौफनाक राज दफन था। इस राज से पहले एक गुमशुदगी के बारे में सुनिए। ये गुमशुदगी थी 8 साल के बच्चे की, जिसका किडनैप उसके घर के बाहर से हुआ था। लेकिन ये किडनैपर कोई प्रोफेशनल किडनैपर नहीं थे। पुलिस की टीम बच्चे का सुराग तलाश रही थी और इधर एक ऐसी खबर आई जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। यह खबर थी जंगल में लाश का मिलना। ये लाश किसी बच्चे की थी। क्या 8 साल के बच्चे की गुमशुदगी और जंगल में मिली लाश का आपस में कोई कनेक्शन था? तो जवाब है हाँ। जगदलपुर के लोहांडीगुड़ा थाना इलाके का ये मामला है। थाना लोहांडीगुड़ा में आवेदक गौतम वर्मा के द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पुत्र है नाबालिग वेद वर्मा को उनके ही पड़ोसी नीलेश कुशवाहा द्वारा अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गया है, पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस के द्वारा उक्त आरोपी को सरगर्मी से पता तलाश की गई। गौतम वर्मा के 8 साल के बेटे देव वर्मा का अपहरण करने वाले कोई पेशेवर मुजरिम या कोई गिरोह नहीं था, बल्कि अपहरण और कत्ल करने वाला पड़ोसी नीलेश कुशवाहा निकला। नीलेश ने अपने साथी के साथ मिलकर ये साजिश रची। घुमाने के बहाने देव को अपने साथ ले गया और फिर मासूम 8 साल के देव का कत्ल कर दिया गया।
शैतान अंकल की हैवानियत। रंजिश में दिल दहला देने वाला बदलापुर। दरअसल पड़ोसी नीलेश की देव के पिता गौतम से रंजिश थी और रंजिश में शैतान अंकल ने जो हैवानियत की उससे सब दंग हैं। आरोपी के मिलने के पश्चात उनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वह अपने साथी हंसराज सेट्टी के साथ मिल करके पुरानी रंजिश को लेकर के उक्त नाबालिग बच्चे की उन्होंने हत्या कर दी है। शव को बरामद कर दिया गया है, पीएम कराया जा रहा है। दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं, बेचना जारी है। बदले की आग में बुझा दिया गया एक घर का चिराग। जगदलपुर में श्रीनिवास नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। सतना में बच्चों ने जहरीले पौधे का बीज खा लिया है। 4 बच्चों ने खेल खेल में बीज खाया। 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज सभी का जारी है। रतनजोत पौधे के ये बीज बताए जा रहे हैं जो बच्चों ने खाए हैं। इनकी तबीयत बिगड़ गई खाने से और अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामपुर थाना के बैरिया गांव की यह घटना है जहां पर बच्चों ने जहरीले पौधे का बीज खा लिया, जिसके बाद तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। 3 बच्चों की हालत गंभीर है। ज्यादा जानकारी के लिए शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, रतनजोत के बीज खाने से बच्चे बीमार, आखिर कैसी स्थिति बनी है, बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये रामपुर थाना क्षेत्र का बैरिया गांव है, जहां पे बड़ी मात्रा में रतनजोत के पौधे लोगों ने बाड़ी में लगा रखे थे। और ये जो मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 7 साल तक है, ये 4 बच्चे एक ही परिवार के हैं और इन्होंने खेल खेल में रतनजोत के बीज को खाया है और इसके बाद उनको डायरिया की शिकायत हुई है, फूड पॉइजनिंग हुई है और उनकी अचानक हालत बिगड़ने लगी, जिसकी सूचना 108 एम्बुलेंस को दी गई और उनको आनंद फानंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर भर्ती कराया गया, जहां 3 बच्चों की हालत बेहद चिंताजनक है। उनको जिला अस्पताल सतना में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि करीब 2 दशक पहले जो ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं, हालांकि बहुत गाँव ध्यान देने की इस पर जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।